हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम हमारे अब इस सेशन में आईसी इंजन में कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास तक हमने आईसी इंजन की वर्किंग्स पढ़ ली थी, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज पढ़ ली थी, मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में पढ़ा था एंड सो ऑन। हमने आईसी इंजन की ज्योमेट्री भी अब तक कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ द आईसी इंजन। आईसी इंजन की टेस्टिंग कैसे की जाती है? टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन, ठीक है। अगर हम आईसी इंजन की बात करें तो हमारे पिस्टन के ऊपर जो पावर अवेलेबल होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंडिकेटेड पावर। क्या कहते हैं? इंडिकेटेड पावर, यानी हम उसे कहते हैं आईपी। द पावर अवेलेबल एट द पिस्टन इज नोन एज द इंडिकेटेड पावर। अब इस इंडिकेटेड पावर को हम क्या करते हैं? इंजन की आउटपुट शाफ्ट पर ट्रांसमिट करते हैं। तो जब हम इसको ब्रेक पावर में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं? ब्रेक पावर में कन्वर्ट करते हैं, तो ड्यू टू फ्रिक्शन कुछ पावर का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया है, आपको पता होगा कि इंडिकेटेड पावर इज द समेशन ऑफ द फ्रिक्शन पावर एंड द ब्रेक पावर। लेकिन अगर हम बात करते हैं एज ए मैन्युफैक्चरर और एज ए कंज्यूमर, ठीक है, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, हम क्या चाहेंगे कि ये जो फ्रिक्शन पावर है ये कम से कम हो। हम क्या चाहेंगे? ये फ्रिक्शन पावर क्या हो? कम से कम हो। तो अगर फ्रिक्शन पावर कम से कम होगी तो ब्रेक पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फ्रिक्शन पावर अगर कम से कम होगी तो ब्रेक पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही ब्रेक पावर इंक्रीज होगी तो मुझे बताइए ईटा मैकेनिकल पर क्या इफेक्ट आएगा? व्हाट इज ईटा मैकेनिकल? इट इज द मैकेनिकल एफिशिएंसी। बहुत ईजी है। मैकेनिकल एफिशिएंसी किसका रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। इट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। अगर ब्रेक पावर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो मैकेनिकल एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। विच मीन्स फ्रिक्शन पावर को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, फ्रिक्शन पावर को अगर हमने डिक्रीज कर दिया तो मैकेनिकल एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है और आपकी ब्रेक पावर भी इंक्रीज हो जाती है। क्या सर हम इंडिकेटेड पावर को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते? इंडिकेटेड पावर पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हमारा कंट्रोल सिर्फ होता है फ्रिक्शन पावर पर। फ्रिक्शन पावर को कंट्रोल करके हम ब्रेक पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन पावर कब कम होगी? जब हम इंजन की प्रॉपर कूलिंग करेंगे, इंजन का प्रॉपर लुब्रिकेशन करेंगे, टाइम टू टाइम उसके क्या करेंगे? हम सर्विसिंग करेंगे। तो जैसे ही फ्रिक्शन पावर डिक्रीज हुई, ईटा मैकेनिकल इंक्रीज हुई और ब्रेक पावर भी क्या हुई? इंक्रीज हुई। अब मैं बात करता हूं आपके ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी की। किसकी? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी की। व्हाट इज ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी? सर, इट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू द हीट एडिशन पर सेकंड। बिल्कुल, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आपको कोई नया फॉर्मूला याद नहीं रखना है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इट इज जस्ट ए टेस्टिंग, ये तो आप खुद कर सकते हो, ठीक। अगर हम यहाँ पर ब्रेक पावर को इंक्रीज कर दें बाय डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन पावर, देन ईटा ब्रेक थर्मल विच मीन्स ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज। क्लियर है यहाँ तक? सर बिल्कुल क्लियर है। अगर हम बात करते हैं ईटा इंडिकेटेड थर्मल, व्हाट इज दिस? इट इज द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड पावर डिवाइड बाय हीट एडिशन पर सेकंड। इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। वी कैन नॉट कंट्रोल। तो यहां मैं लिख सकता हूं वी कांट कंट्रोल। हम सिर्फ किसे कंट्रोल कर सकते हैं? फ्रिक्शन पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। और फ्रिक्शन पावर को कंट्रोल करने के साथ साथ हम ब्रेक पावर को भी क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, जैसे ही ब्रेक पावर इंक्रीज होती है तो अब आप मुझे एक बात बताइए, जो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन होता है, जो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन होता है, ये क्या होता है? फ्यूल कंजप्शन रेट डिवाइड बाय ब्रेक पावर। अगर आपकी ब्रेक पावर इंक्रीज होगी तो BSFC डिक्रीज होगा। हाथों पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, हाथों पर नहीं जाना चाहिए। अगर मैंने हाथ ऊपर कर दिया तो आपने कह दिया इंक्रीज होगा, नहीं। ब्रेक पावर अगर इंक्रीज होगी तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब फ्यूल का जो कंजप्शन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा फॉर ए स्पेसिफिक ब्रेक पावर, ठीक है, फॉर ए ब्रेक पावर। ये जो BSFC की वैल्यू है, अगर हम ब्रेक पावर की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे बाय डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन पावर, तो अगर आपकी मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल कांस्टेंट है और ब्रेक पावर इंक्रीज हो रही है तो उसी सेम फ्यूल में हमें ज़्यादा पावर मिलने के कारण जो BSFC है
ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन वो क्या हो जाएगा बताइए, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। अगर आपका ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन डिक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट आएगा, इकोनॉमी क्या होगी, मतलब आपका ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन डिक्रीज हो रहा है तो आपकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए हमने सिर्फ कंट्रोल किया था फ्रिक्शन पावर को, इससे क्या क्या पैरामीटर चेंज हुए, इससे चेंज हुए आपका एक तो ब्रेक पावर चेंज हुआ सर, इससे ईटा ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी चेंज हुआ सर, इससे ईटा मैकेनिकल एफिशिएंसी चेंज हुआ सर, इससे ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन चेंज हुआ और सर इससे इकोनॉमी भी क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर है? तो हमें सिर्फ किसको कंट्रोल करना है, फ्रिक्शन पावर को कंट्रोल करना है। अब मैं बात करता हूं साइज ऑफ द फ्लाईव्हील पर, किस पर, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लाईव्हील साइज। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरेंज द फ्लाईव्हील साइज इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब मैं फ्लाईव्हील साइज की बात करने वाला हूं। किसकी बात करने वाला हूं, फ्लाईव्हील साइज की। तो देखिए यह है आपका फ्लाईव्हील, ये क्या है आपका फ्लाईव्हील, और इसकी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, साइज की बात कर रहा हूँ। फ्लाईव्हील का क्या फंक्शन होता है, फ्लाईव्हील का जो फंक्शन होता है वो होता है, अगर आप इंजन में देखेंगे आपको सिर्फ एक स्ट्रोक में पावर मिलती है, बाकी 3 स्ट्रोक में आपको पावर नहीं मिलती है। तो एक स्ट्रोक में बहुत ज़्यादा पावर मिल जाने के कारण जो इंटरसाइक्लिक फ्लक्चुएशन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। फ्लाईव्हील क्या करता है, फ्लाईव्हील एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है, और जब आपको सक्शन के समय, कंप्रेशन के समय और स्कैवेंजिंग के समय पावर की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइम ये फ्लाईव्हील क्या करता है, उसको ट्रांसमिट कर देता है। अब बात करते हैं हम फ्लाईव्हील साइज की। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन, अब आप मुझे खुद बताएंगे कि किस में फ्लाईव्हील का साइज बड़ा होता है। सर 4 स्ट्रोक इंजन में फ्लाईव्हील का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में फ्लाईव्हील का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं लिखता हूं आपके डीजल इंजन, और यहां मैं लिख रहा हूं पेट्रोल इंजन। क्या लिख रहा हूं मैं, पेट्रोल इंजन। अब आप मुझे बताएंगे कि किस टाइप के इंजन में फ्लाईव्हील का साइज ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। तो अगर हम बात करें डीजल इंजन में, किसमें, डीजल इंजन में फ्लाईव्हील का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अब मैं क्या करता हूं, फ्लाईव्हील के साइज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं। किस ऑर्डर में लिखता हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा फ्लाईव्हील, हैवी मास वाला फ्लाईव्हील, हैवी इनर्शिया वाला फ्लाईव्हील किस में होगा, सर डीजल इंजन में होगा और 4 स्ट्रोक में होगा। यानी अगर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हम यूज में ले रहे हैं तो उसमें ज्यादा इनर्शिया वाला फ्लाईव्हील होगा, मैक्सिमम इनर्शिया वाला। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा आपका 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बाद कौन आएगा, सर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बाद आएगा आपका 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। कौन आएगा, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। 4 स्ट्रोक के बाद कौन आता है, 4 स्ट्रोक के बाद आता है 2 स्ट्रोक। कौन आता है, 2 स्ट्रोक। तो अब हम बात करते हैं 2 स्ट्रोक में पहले कौन आएगा, डीजल इंजन। सो इट विल बी 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। उसके बाद हम करते हैं 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो ये आपका फ्लाईव्हील का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे छोटा फ्लाईव्हील किसमें होगा, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में, और सबसे बड़ा किसमें होगा, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में। सबसे छोटा 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, सबसे बड़ा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो आपको ध्यान रखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। सो दिस विल बी द increasing, this will be the increasing order।
क्लियर है। अगर हम बात करते हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का कहाँ यूज होता है सर, हैवी व्हीकल्स में होता है, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में यूज होता है, बसेस में होता है, ट्रक्स में होता है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का कहाँ होता है सर, कार में होता है। 2 स्ट्रोक डीजल इंजन का कहाँ होता है सर, मरीन में होता है, शिप्स में होता है। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का कहाँ यूज होता है, आपके स्कूटर में, चेतक बजाज का जो स्कूटर आता है उसमें आपका 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन यूज में लिया जाता है। क्लियर है। एक टीवीएस लूना नाम की भी बाइक आती है, उसमें भी आपका 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन यूज में लिया जाता है। एक टीवीएस हैवी ड्यूटी नाम से भी एक बाइक आती है, उसमें भी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन यूज में लिया जाता है। बाकी जो आपकी हीरो होंडा हो गई, ठीक है, बजाज हो गई, उन सभी में आपका क्या होता है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। क्या होता है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। जो बड़ी गाड़ियां होती है हैवी ड्यूटी, जैसे आपके बस हो गई, ट्रक होगी, जिसमें हमें ज़्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें हम 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का यूज़ करते हैं। आपकी कार में भी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ही यूज़ में लिया जाता है। तो यहाँ तक आपको फ्लाईव्हील का साइज पता होना चाहिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब मैं आपको टेस्टिंग का सबसे पहला मेथड बताने वाला हूँ, और उस मेथड के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं और वो मेथड हम कैसे परफॉर्म करते हैं, वो टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले टेस्ट की मैं बात करने वाला हूं, दैट इज योर विलियंस लाइन मेथड। सबसे पहला आपका टेस्ट है विलियंस लाइन मेथड। यह आपका सबसे पहला टेस्टिंग मेथड है। यह आपका सबसे पहला क्या है, टेस्टिंग मेथड है। क्लियर है। इस मेथड में क्या होता है, मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, आपको वो पॉइंट्स ध्यान से सुनने हैं। इस मेथड में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये है हमारा ग्राफ। क्लियर है। इस ग्राफ में y एक्सिस पर फ्यूल कंजप्शन रेट होता है। यहां पर होता है आपके m.f। क्या होता है, m.f। m.f होता है आपके y एक्सिस पर, और ये क्या होता है, फ्यूल कंजप्शन रेट। क्या होता है ये, फ्यूल कंजप्शन रेट। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है kg पर आर। kg पर आर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं x एक्सिस पर। ये जो आपकी x एक्सिस होती है, इस पर होता है आपके BP। और BP क्या होता है बताइए, ब्लड प्रेशर नहीं, BP होता है ब्रेक पावर। क्या होता है, ब्रेक पावर। ये कहाँ होता है, x एक्सिस पर होता है। ब्रेक पावर की यूनिट क्या होती है, ब्रेक पावर की यूनिट होती है किलोवाट। ब्रेक पावर की क्या यूनिट होती है, किलोवाट होती है। तो अब आपको पता चल गया कि x एक्सिस और y एक्सिस पर क्या क्या होते हैं। y एक्सिस पर होगा आपका फ्यूल कंजप्शन रेट इन kg पर आर, और x एक्सिस पर होगा आपका ब्रेक पावर इन किलोवाट। अब क्या करना है, आपको ये टेस्ट कंडक्ट करना है और आपको रीडिंग नोट करनी है। क्या नोट करनी है, रीडिंग नोट करनी है। रीडिंग हम कैसे नोट करेंगे, देखिए हमारे पास एक आईसी इंजन होगा। सो दिस इज योर आईसी इंजन। इसमें आपके एक पिस्टन है, यहाँ पर आपके एक कनेक्टिंग रोड है, ये क्रैंक है और ये क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट के आगे लगा होता है आपके ब्रेक ड्रम, और ब्रेक ड्रम पे लगा होता है आपके ब्रेक शू। क्या लगा है यहाँ पे, ये लगा है ब्रेक शू। विद द हेल्प ऑफ ब्रेक शू आप क्या मेजर करते हो, आप मेजर करते हो ब्रेकिंग टॉर्क, और ब्रेकिंग टॉर्क मेजर करने से क्या होगा, आपको मिलेगी ब्रेक पावर। यहाँ पर आप फोर्स लगाते हो, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, तो ये होता है आपका ब्रेक शू। ये क्या होता है आपका ब्रेक शू। और यहाँ पर आप टैकोमीटर से, किससे, टैकोमीटर से रेवोल्यूशन पर मिनट की कैलकुलेशन करते हो। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, ब्रेक पावर मिलता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे ही मैं जरा सा फ्यूल डालूंगा, क्या इंजन से ब्रेक पावर मिलने लगेगी, नहीं सर। मैं थोड़ा और फ्यूल डालूंगा, इंजन से पावर मिलने लगेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिल रही है पावर, इंजन क्यों स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इंजन को किसी ने रोक रखा है। और किसने रोका है, फ्रिक्शन ने रोका है। किसने रोका है, फ्रिक्शन ने रोका है। मतलब इंजन में अभी स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिसे हमें ओवरकम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। और जैसे ही हमने फ्रिक्शन को ओवरकम किया, हमारा इंजन प्रोपेल होने लगेगा। ये आप कैसे समझेंगे, देखिए ये बहुत ही सिंपल से आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए आपने मैकेनिक्स पढ़ा होगा, उसमें आपको पता चल गया होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है,
क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। इसका जो मास है, से फॉर एग्जांपल मैं वेट ले लेता हूँ, इसका जो वेट है वो 10 न्यूटन है और रिएक्शन भी यहाँ पर कितनी आ रही है? 10 न्यूटन आ रही है। क्लियर है? अब इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में, इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में जो म्यू की वैल्यू है वो है 0.3। वो क्या है? 0.3 है। अगर मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करता हूँ P, एक्सटर्नल फोर्स, तो इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? म्यू आर के बराबर होगी। किसके बराबर होती है? म्यू आर के। लेकिन क्या होता है, देखिए ये जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये स्टैटिक कंडीशन के लिए होती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो म्यू आर की वैल्यू है ये फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है। इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.3 इंटू 10 इक्वल्स टू 3 न्यूटन। तो मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो 3 न्यूटन है। कितनी न्यूटन है? 3 न्यूटन है। अब देखिए क्या होता है, अगर मैं इस डायरेक्शन में P ले लेता हूँ, अगर इस डायरेक्शन में मैं 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इस डायरेक्शन में वो भी 1 न्यूटन होगा। अगर मैं यहाँ पर 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूँ तो यहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 2 न्यूटन। अगर मैं यहाँ पर 3 न्यूटन अप्लाई करता हूँ तो यहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 3 न्यूटन। सो ये 3 न्यूटन, ये वाला 3 न्यूटन है। अब देखिए, अब मैं अगर यहाँ पर फोर्स अप्लाई करता हूँ 4 न्यूटन तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 3 न्यूटन से ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स के कारण मूव करने लगेगी। सेम आपका इंजन में होता है। इंजन में भी हमें स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए फ्यूल की जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करना पड़ता है। कंजप्शन रेट ऑफ फ्यूल को हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम फ्यूल की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हीट एडिशन इंक्रीज होगा और जैसे जैसे हीट एडिशन इंक्रीज होगा इंडिकेटेड पावर इंक्रीज होगी और जैसे ही आपका फ्रिक्शन ओवरकम हो जाएगा आपकी इंजन की आउटपुट शाफ्ट पर आपको ब्रेक पावर मिलने लगेगी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ तक अगर हम बात करते हैं इतना फ्यूल आपके स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज में लिया गया है तो इसके बाद आपको मिलेगी ब्रेक पावर। इसके बाद आपको क्या मिलेगी? ब्रेक पावर मिलेगी। ऐसा नहीं है 0.001 kg पर आवर डालने से ही आपको कुछ ना कुछ ब्रेक पावर मिलेगी, नहीं। कुछ ना कुछ फ्यूल का कंजप्शन फ्रिक्शन को ओवरकम करने में भी होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पर हमें मिल रही है बाद में स्ट्रेट लाइन। क्या मिल रही है? स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम फ्यूल कंजप्शन रेट को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ब्रेक पावर की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तो बहुत इजी है। y बराबर क्या होता है बताइए? y इक्वल्स टू mx प्लस c। y पर कौन है? फ्यूल कंजप्शन रेट m डॉट f इक्वल्स टू व्हाट इज m? m इज द स्लोप। मैं इसको ले लेता हूं यहां पर लैम्डा। क्या ले लेता हूं? लैम्डा ले लेता हूं। x पर कौन है? ब्रेक पावर। कौन है आपका? ब्रेक पावर प्लस c इज द कांस्टेंट दैट इज द मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल टू ओवरकम द फ्रिक्शन। इस मेथड में हमें फ्यूल कंजप्शन रेट और ब्रेक पावर के बीच में एक ग्राफ मिलता है। विद द हेल्प ऑफ दैट हम क्या कर सकते हैं? किसी भी फ्यूल कंजप्शन रेट पर जो हमें ब्रेक पावर मिलने वाली है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक ब्रेक पावर के लिए हमें कितना फ्यूल का कंजप्शन करना पड़ेगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इस लाइन को अगर मैं एक्स्ट्रा प्लॉट करूं नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये आपके देखिए यहाँ पर कट करेगी इस पॉइंट पर। ये क्या होगा? ये होगा आपका नेगेटिव ब्रेक पावर। ये क्या होगा आपका? नेगेटिव ब्रेक पावर। और नेगेटिव ब्रेक पावर का मतलब है कि ये होगी आपकी फ्रिक्शन पावर। ये क्या होगी? आपकी फ्रिक्शन पावर। तो मतलब जैसे आपने फ्यूल दिया ये फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा। फ्यूल इंक्रीज किया, फ्रिक्शन को ओवरकम किया, फ्यूल इंक्रीज किया, फ्रिक्शन को ओवरकम किया, फ्यूल इंक्रीज किया, फ्रिक्शन को ओवरकम किया, फ्यूल इंक्रीज किया, फ्रिक्शन पूरा का पूरा ओवरकम हो गया
और अब अगर हम फ्यूल को इंक्रीज करेंगे तो हमें पॉजिटिव ब्रेक पावर मिलने लगेगी। तो विद द हेल्प ऑफ दैट हम फ्रिक्शन पावर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन पावर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये ग्राफ किन किन के बीच का है, वाई एक्सिस पर कौन होता है, एक्स एक्सिस पर कौन होता है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, नेगेटिव एक्सिस पर जब हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो हमें नेगेटिव ब्रेक पावर मिलती है, और वो ही नेगेटिव ब्रेक पावर क्या होती है? आपकी फ्रिक्शन पावर होती है। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपके न्यूमेरिकल कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो कम टू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है? देखिए, मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखाता हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन द विलियंस लाइन मेथड। तो देखिए ये वो क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन को हमें अब सॉल्व करना है। ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ ए 4 स्ट्रोक आईसी इंजन, ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ ए 4 स्ट्रोक आईसी इंजन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड, और ये कौन सा मेथड है? विलियंस लाइन मेथड। तो इस मेथड में हमने क्या किया है? टेस्ट किया है आईसी इंजन को, और क्या क्या ऑब्जर्वेशन आए हैं अब मैं वो आपको बताने वाला हूं। पहला ऑब्जर्वेशन है व्हेन द इंजन कंज्यूम्स 10 kg per hour fuel, comma, it develops 100 kilowatt of power. It develops 100 kilowatt of power. Very good. Come to the second observation. When the engine develops 220 kilowatt of power, when the engine develops 220 किलोवाट ऑफ पावर, तो ये हमारे लिए दे रखा है नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में कि जब 220 किलोवाट ऑफ पावर डेवलप हो रही है उस कंडीशन में देन इट कंज्यूम्स ओनली 20 kg ऑफ फ्यूल इन एन आवर, देन इट कंज्यूम्स 20 kg पर आवर फ्यूल। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हमें दे रखा है। अब हमें डिटरमाइन करना है। देखिए क्या डिटरमाइन करना है? डिटरमाइन ए फ्रिक्शनल पावर, ठीक है। फिर हम बताते हैं बी हमें क्या डिटरमाइन करना है? फ्यूल कंजप्शन रेट व्हेन इंजन डजंट डेवलप एनी पावर, फ्यूल कंजप्शन rate when engine doesn't develop any power. C है brake specific fuel consumption when engine consumes 15 kg of fuel per hour. C निकालना है हमें brake specific fuel consumption when fuel consumption rate is 15 kg per hour, 15 kg per hour। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन से सॉल्व करना है। आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन से सॉल्व करना है। देखिए इस इक्वेशन में 2 अननोन है। इस इक्वेशन में अननोन है इस लाइन का स्लोप और ये वैल्यू जो कांस्टेंट है। तो 2 अननोन है, तो 2 अननोन को फाइंड आउट करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? 2 अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 इक्वेशंस चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इक्वेशन की, तो ये अब मैं रब कर रहा हूं क्योंकि ये अब किसी काम का नहीं है डायग्राम। तो देखिए हमारे काम की सिर्फ अब इक्वेशन ही है, क्योंकि हमें अब मेथड समझ आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन अब हमें करना है इस क्वेश्चन का।
इक्वेशन क्या होती है, देखिए इक्वेशन होती है आपकी फ्यूल कंजप्शन रेट इक्वल्स टू स्लोप इनटू ब्रेक पावर, स्लोप इनटू ब्रेक पावर प्लस क्या आएगा आपके, यहां पर आएगा आपके कांस्टेंट दैट इज फ्यूल कंजप्शन रेट व्हेन इंजन डजंट डेवलप एनी पावर। तो हमें ये भी फाइंड आउट करना है बी ऑप्शन में, फ्यूल कंजप्शन रेट व्हेन इंजन डजंट डेवलप एनी पावर। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन का ही यूज है ओनली। अब क्वेश्चन में क्या क्या डाटा गिवन है वो देखिए कि जब 10 kg पर आवर फ्यूल का कंजप्शन हो रहा था 100 किलोवाट पावर प्रोड्यूस हो रही थी। when m.f is 10 kg per hour then brake power is 100 किलोवाट। दूसरी क्या कंडीशन दे रखी है, 220 किलोवाट पावर प्रोड्यूस हो रही थी उस समय जब फ्यूल कंजप्शन रेट 20 kg पर आवर था। when m.f is 20 kg per hour then the brake power will be 220 kilowatt, brake power will be 220 kilowatt। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए हम करने वाले हैं। अब ये दोनों जो डाटा दे रखा है, ऑब्जर्वेशन दे रखी है, इस ऑब्जर्वेशन को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर भी आ गए होंगे, तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए 10 kg per hour equals to lambda plus BP is 100, this is the 100 plus m dot f naught, m dot f naught, क्लियर है। उसके बाद दूसरा क्या है 20 kg per hour, 20 kg per hour equals to lambda 220 plus m dot f naught। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। सो माइनस माइनस माइनस, सो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से देखिए क्या आएगा, यहां से आएगा आपका माइनस ऑफ 10 इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा इंटू ये क्या आ जाएगा 120। सो माइनस टू माइनस विल बी कैंसिल्ड आउट एंड लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 120 इक्वल्स टू 1/12। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। किसकी आ चुकी है, लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, कम टू दिस पॉइंट। अब ये लैम्डा की वैल्यू आप यहां पर पुट कीजिए और m डॉट एफ नोट की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो 10 इक्वल्स टू 1/12 इंटू 100 प्लस m डॉट एफ नोट, m डॉट एफ नोट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर इसको सोल्व कीजिए, m डॉट एफ नोट को रखिए, m डॉट एफ नोट equals to 10 minus 100 divided by 12, 10 minus 100 divided by 12 and this value will be equals to 120 minus 100 divided by 12 and m dot f naught will be equals to 20 divided by 12, 20 divided by 12। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.80 हो गया, तो 12 6 84, 12 6 72, सो 1.6 7280, तो ये वापस 1.67 हो जाएगा। This will be kg per hour, this will be kg per hour। तो आपकी अब ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। अब आपकी इक्वेशन क्या बनती है, देखिए अब आपकी इक्वेशन क्या बनती है। इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कीजिए। इस इक्वेशन में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो m डॉट एफ इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाय 12 ब्रेक पावर प्लस m डॉट एफ नॉट क्या है 1.67। अब जो भी फर्दर क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है वो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन होने वाला है। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें दे देना है इक्वेशन नंबर 1। क्या नंबर दे देना है, इक्वेशन नंबर 1। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस पर गौर कीजिए। सबसे पहली चीज क्या पूछी गई है, फ्यूल फ्रिक्शनल पावर। तो फ्रिक्शनल पावर कब होगा, जब फ्यूल कंजप्शन रेट क्या होगा 0। तो m डॉट एफ की वैल्यू 0 होगी, तो आप फाइंड आउट कीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ब्रेक पावर। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे पहले चीज पूछी गई है फ्रिक्शनल पावर। तो फ्रिक्शनल पावर क्या होती है, नेगेटिव ब्रेक पावर। फ्रिक्शनल पावर क्या होती है, नेगेटिव ब्रेक पावर। और नेगेटिव ब्रेक पावर हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब m डॉट एफ की वैल्यू क्या हो 0 हो। सो m डॉट एफ विल बी इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में m डॉट एफ की वैल्यू 0 पुट कीजिए 0 will be equals to 1/12 into brake power plus 1.67 plus 1.67। ठीक है, 1.67 क्या होता है 20 डिवाइड बाय 12,
20 डिवाइड बाय 12 होता है। तो लाइए ये हो जाएगा -20 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू क्या होगा ये 1 डिवाइड बाय 12 इंटू ब्रेक पावर। सो 12 to 12 विल बी कैंसिल आउट, ब्रेक पावर विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20 किलोवाट। तो मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ ब्रेक पावर विल बी 20 किलोवाट एंड माइनस ऑफ ब्रेक पावर विल बी फ्रिक्शन पावर एंड दिस विल बी 20 किलोवाट। तो आपकी फ्रिक्शन पावर क्या आ जाएगी 20 किलोवाट आ जाएगी। इस 20 किलोवाट पावर को ओवरकम करने के लिए हमें 20 डिवाइड बाय 12 kg पर आवर का फ्यूल कंजप्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ सेकंड में यही पूछ रखा है फ्यूल कंजप्शन रेट व्हेन इंजन डजंट डेवलप एनी पावर। तो व्हेन इंजन डजंट डेवलप एनी पावर, हमें कैलकुलेट क्या करना है फ्यूल कंजप्शन रेट। तो बी देखिए, इंजन जब कोई भी पावर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ब्रेक पावर क्या होगी बताइए 0। इंजन जब कोई भी पावर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ब्रेक पावर क्या होगी 0। तो अगर हम बी में बात करें तो ब्रेक पावर क्या होगी 0। इस इक्वेशन में ब्रेक पावर की वैल्यू 0 पुट कीजिए। सो m डॉट एफ इक्वल्स टू 1/12 इंटू ब्रेक पावर प्लस 1.67। तो अगर ब्रेक पावर की वैल्यू 0 हो जाती है तो m डॉट एफ इक्वल्स टू 1/12 इंटू 0 प्लस 1.67। तो m डॉट एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्यूल कंजप्शन रेट विल बी 1.67 kg पर आवर। तो ये तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, ये तो हम कैलकुलेट पहले ही कर चुके हैं। नाउ कम टू द सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या कह रहा है, हमें फ्यूल कंजप्शन रेट दे रखा है और इस फ्यूल कंजप्शन रेट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है BSFC फाइंड आउट करना है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सी पॉइंट की, दैट इज फॉर योर होमवर्क, मैं आपको बता दूंगा इसको कैसे सोल्व करना है। न्यूमेरिकल डाटा आपको ही निकालने पड़ेंगे, कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो मैंने बताया है कि स्पेसिफिक के जो आगे होता है वो ऊपर आता है और स्पेसिफिक से जो पहले होता है वो नीचे आता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्यूल कंजप्शन डिवाइड बाय ब्रेक पावर। इसको मैं लिख सकता हूं m डॉट एफ। फ्यूल कंजप्शन क्या होता है m डॉट एफ। यहां पर हमें m डॉट एफ की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 15 kg पर आवर। लेकिन इस m डॉट एफ पर कितनी ब्रेक पावर हमें मिल रही है वो हमें नहीं पता। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ब्रेक पावर एट m डॉट एफ इक्वल्स टू 15 kg पर आवर। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, वेरी गुड, इस इक्वेशन से। और हम कैसे सोल्व करेंगे देखिए, m डॉट एफ इक्वल्स टू 1/12 इंटू ब्रेक पावर प्लस 1.67। क्या अब आप इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। आपको m डॉट एफ गिवन है, कितना है 15 kg पर आवर। तो यहाँ से आप किसे फाइंड आउट करेंगे ब्रेक पावर को फाइंड आउट करेंगे। इट विल बी लमसम 159 पॉइंट समथिंग आएगा किलोवाट, ठीक है। तो यहाँ से आप किसको फाइंड आउट करेंगे ब्रेक पावर को। वैल्यूज पुट कीजिए 15 इक्वल्स टू 1/12 ब्रेक पावर प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 20 डिवाइड बाय 12। क्लियर है। अब ये 20 डिवाइड बाय 12 इधर आ जाएगा। सो इट विल बी 15 माइनस 20 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू ब्रेक पावर डिवाइड बाय 12। सॉल्व कर दीजिए। ब्रेक पावर क्या होगा, ब्रेक पावर विल बी इक्वल्स टू, इसको आप इधर लाएंगे तो दिस विल बी 12 इंटू 15 माइनस 20 डिवाइड बाय 12। सो इट विल बी 12 इंटू 15 माइनस 20, 12 इंटू 15 माइनस 20। तो 12 इंटू 15 क्या होगा बताइए 180। सो दिस विल बी 180 माइनस 20 160 किलोवाट। क्या आ गया 160 किलोवाट। अब ये निकाल लीजिए m डॉट एफ क्या है आपका 15 डिवाइड बाई ये क्या आ जाएगा आपका 160 किलोवाट। इसकी यूनिट क्या होगी बताइए, इसकी यूनिट होगी आपके kg पर किलोवाट आवर। तो BSFC की यूनिट आपको पता है क्या होती है, क्लियर है। तो अब हम आने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज योर फायरिंग ऑर्डर। कि फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। तो हमने देखा होगा कि जो मल्टी सिलेंडर इंजन होता है उन सभी इंजन में एक साथ इग्निशन नहीं होता है। क्या होता है, हम उनमें क्या करेंगे किसी एक ऑर्डर में, किसी एक फिक्स्ड ऑर्डर में हम उसमें क्या करेंगे इग्निशन करेंगे, क्लियर है। तो वो ऑर्डर क्या होता है उसे हम कहते हैं फायरिंग ऑर्डर। फायरिंग ऑर्डर क्यों दिया जाता है, ताकि आपकी इंजन की प्रॉपर बैलेंसिंग रहे, प्रॉपर कूलिंग रहे, ठीक है, और जो हमें पावर मिल रही है वो यूनिफॉर्म मिले।
अगर सब में हम एक साथ पावर स्ट्रोक दे देंगे तो हमें, फॉर एग्जांपल 4 सिलेंडर इंजन है तो सभी में क्या होगा, हमें एक साथ पावर मिल जाएगा। फिर बाकी के स्ट्रोक्स में आप क्या करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले किसी सिलेंडर में पावर स्ट्रोक आएगा, उसके बाद किसी दूसरे सिलेंडर में पावर स्ट्रोक आएगा, फिर किसी थर्ड पावर स्ट्रोक में आएगा, फिर फोर्थ पावर स्ट्रोक में आएगा। ठीक है, तो डिफरेंट सिलेंडर्स में हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइम पर इग्निशन करेंगे। ऐसा नहीं है 1 2 3 4 करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसका एक ऑर्डर होता है और उस ऑर्डर को हम कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं फायरिंग ऑर्डर। क्या बताने वाला हूं, फायरिंग ऑर्डर। फायरिंग ऑर्डर देखिए हम कैसे निकालते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 सिलेंडर इंजन है, 1 2 3 4। अब देखो, निकालने का सबसे एक आसान तरीका है। अब देखिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हम किसको फायर करेंगे, 1 को। 1 को फायर करने के बाद ये जो 1 होगा ना, ये यहां से एक बॉम्ब समझते हो, बॉम्ब, ये इसको यहां से गिरेगा और 4 पे जाके गिरेगा। किस पर जाके गिरेगा, 4 पर। जब बॉम्ब यहां से आकर गिर रहा होगा तो 4 देख लेगा, वो क्या करेगा, इस बॉम्ब को धीरे से 3 के पास खिसका देगा और 3 में फायरिंग हो जाएगी। अब ये बॉम्ब यहां फेंकेगा तो किस में होगी, 2 में, और बच कौन गया, 4। तो फायरिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 3 2 4। तो 4 सिलेंडर के फायरिंग ऑर्डर को कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है आपके 6 सिलेंडर इंजन में। किसमें, 6 सिलेंडर इंजन में। तो देखिए 6 सिलेंडर इंजन का कैसे होगा, 6 सिलेंडर इंजन का कैसे होगा, देखिए उसमें भी ऐसे ही करना है, 1 2 3, उसके बाद क्या होगा, 4 5 6। ये 6 सिलेंडर इंजन है। हमेशा ध्यान रखना है कि जिस पर बम गिरा है ना, वो नहीं फूटेगा, उसका पड़ोसी फूटेगा। क्लियर है। तो कम टू द दिस पॉइंट, सबसे पहले हम किसको फायर करेंगे, 1 को। 1 किस पर बॉम्ब गिरेगा, 6 पर। तो 6 नहीं फूटेगा, उसका कौन फूटेगा, पड़ोसी। तो कौन फूट गया, 5। तो 1 के बाद किस में फायरिंग होगी, 5 पर। 5 किस पर गिरेगा, 2 पर। तो 2 नहीं फूटेगा, उसका कौन फूटेगा, पड़ोसी, 3। क्लियर है। 3 किस पर गिरेगा, 4 पर। 4 नहीं फूटेगा, कौन फूटेगा, उसका पड़ोसी, 6। अब बच कौन गया, इधर 2, इधर कौन बच गया, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 1 5 3 6 2 4 4 6 सिलेंडर इंजन। तो आपको 4 सिलेंडर इंजन और 6 सिलेंडर इंजन के फायरिंग ऑर्डर आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है। हमेशा ध्यान रखना है कि जिस पर हमने बम गिरा है वो कभी नहीं फूटेगा, उसका पड़ोसी फूटेगा। कम टू द नेक्स्ट टेस्टिंग मेथड, दैट इज योर मोर्स की टेस्ट। दैट इज योर मोर्स की टेस्ट। मोर्स की टेस्ट में क्या होता है देखेंगे। मोर्स की टेस्ट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये जो आपका मोर्स की टेस्ट होगा, इसके 2 ऑब्जेक्टिव होंगे। विद द हेल्प ऑफ द मोर्स की टेस्ट हम 2 चीजों को डिटरमाइन कर सकते हैं। 2 चीजों को, क्या क्या है देखिए। सबसे पहला है आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, इंडिकेटेड पावर। क्या सर, हम खुद इंडिकेटेड पावर निकाल सकते हैं विदाउट एनी ग्राफ? यस, विदाउट एनी ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ मोर्स की टेस्ट आप इंडिकेटेड पावर को कैलकुलेट कर सकते हो। पर्टिकुलर इंजन की आप इंडिकेटेड पावर को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना है, ध्यान हमें देना है कि दिस टेस्ट विल बी यूज्ड ओनली फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन्स। सिंगल सिलेंडर इंजन में आप इसको यूज नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, इसका यूज होगा सिर्फ मल्टी सिलेंडर इंजन्स में, जहां पर नंबर ऑफ सिलेंडर्स क्या होंगे बताइए, नंबर ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल और मोर देन 2। 2 भी मल्टी सिलेंडर में ही आता है। 2 भी किस में आता है, मल्टी सिलेंडर में। तो 2 पर हम मोर्स की टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, 1 पर नहीं कर सकते। 3 पर कर सकते हैं, 4 पर कर सकते हैं, 5 पर कर सकते हैं, 6 पर कर सकते हैं। सर आप ऐसे कैसे बता रहे हैं 3 पर 5 पर? मैं बता रहा हूं कि जो नंबर ऑफ सिलेंडर है इट शुड बी इक्वल टू 2 और इट शुड बी मोर देन 2। इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया में अगर आप हो तो आप मोर्स की टेस्ट को क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो।
विद द हेल्प ऑफ दिस मोर्स्की टेस्ट आप मैकेनिकल एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हो और आप इंडिकेटेड पावर को भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। बिल्कुल बहुत आसान है ये टेस्ट। अब देखेंगे इसमें क्या होता है। देखिए ये जो आपका मल्टी सिलेंडर इंजन है, मल्टी सिलेंडर इंजन में जैसे मैंने आपको बताया था फायरिंग ऑर्डर होता है, तो इसीलिए तो फायरिंग ऑर्डर हम देते हैं ताकि आपके इंजन की क्या रहे, प्रॉपर बैलेंसिंग रहे। मोर्स्की टेस्ट में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी परफॉर्म ओनली ऑन मल्टी सिलेंडर इंजन्स, दैट इज द मोर्स्की टेस्ट। विद द हेल्प ऑफ विच टेस्ट मैकेनिकल एफिशिएंसी विल बी डिटरमाइंड। मोर्स्की टेस्ट with the help of which test, without drawing the actual PV diagram, indicated power can be determined. Morsky test. Morsky test can be performed only on multi-cylinder engines. क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर क्लियर है। अब देखिए टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर मैं मल्टी सिलेंडर इंजन का एग्जांपल लूंगा जहां पर नंबर ऑफ सिलेंडर्स होंगे 4। नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने होंगे? 4। तो बना देते हैं 4 सिलेंडर्स। ये आपका है फर्स्ट सिलेंडर, उसके बाद है आपके सेकंड सिलेंडर, उसके बाद है आपके थर्ड सिलेंडर, उसके बाद है आपके फोर्थ सिलेंडर। तो ये आपके 4 सिलेंडर हो चुके हैं। कितने सिलेंडर हो चुके हैं? 4। तो ये आपके हो चुके हैं 4 सिलेंडर। इसमें सब में आप पिस्टन बना दीजिए। दिस इज द पिस्टन 1, दिस इज द पिस्टन नंबर 2, पिस्टन नंबर 3 and piston number 4. All these 4 pistons are connected to the same crankshaft with the help of the connecting rod and crank. With the help of the connecting rod and crank. Connecting rod and crank. अब ये भी होगा connecting rod and crank. क्लियर है? अब क्या होगा, इस क्रैंक शाफ्ट पर हम लगाएंगे एक ब्रेक ड्रम। क्या लगाएंगे हम? ब्रेक ड्रम। और ब्रेक ड्रम पर होगा आपके ब्रेक शू। क्या होगा? ब्रेक शू। क्लियर है? सो दिस इज योर ब्रेक शू, दिस इज योर ब्रेक शू। क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ ब्रेक ड्रम हम क्या करते हैं सर? हम बीपी को मेजर करते हैं। व्हाट इज बीपी? बीपी इज द ब्रेक पावर। हम किसे मेजर करेंगे? ब्रेक पावर को मेजर करेंगे। क्लियर है? अब इन सभी सिलेंडर्स में अगर फ्यूल आएगा तो इन सभी सिलेंडर्स में हमें मिलेगी इंडिकेटेड पावर, इंडिकेटेड पावर, इंडिकेटेड पावर, इंडिकेटेड पावर। अब मैं आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछता हूं, क्या सभी सिलेंडर में हमें सेम इंडिकेटेड पावर मिलेगी? क्या सभी सिलेंडर में हमें सेम इंडिकेटेड पावर मिलेगी? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? आइडियल कंडीशन में भी नहीं हो सकता। सभी सिलेंडर में एग्जैक्ट सेम इंडिकेटेड पावर नहीं मिलती है। 1 नंबर सिलेंडर की इंडिकेटेड पावर हो जाएगी IP1, सेकंड की IP2, थर्ड की IP3, फोर्थ की IP4। सर ये हो जाएगी टोटल इंडिकेटेड पावर IP1 प्लस IP2 प्लस IP3 प्लस IP4। सर यहां सभी में फ्रिक्शन होगा, FP1, FP2, FP3, FP4। और यहां पर हमें मिलेगी सर BP1, BP2, BP3, BP4। और यहां हमें जो BP मिलेगी इट विल बी द समेशन ऑफ BP1, BP2, BP3, BP4। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो आपके काम की चीज है सिर्फ वही मैं लिखूंगा, आपको यूज में नहीं लेना है BP1, BP2, हमें इनसे मतलब नहीं है। BP3, BP4 हम क्या कर रहे हैं, ये जो टोटल फ्रिक्शन पावर है FP1 प्लस FP2 प्लस FP3 प्लस FP4, इसको मैं कांस्टेंट मान ले रहा हूं। इन टोटल वैल्यू का सम, यानी जो आपका देखिए FP है दैट इज द समेशन ऑफ FP1 प्लस FP2 प्लस FP3 प्लस FP4, इन सभी का समेशन में क्या मान रहा हूं? कांस्टेंट, दैट इज द टोटल फ्रिक्शन पावर, दैट इज योर टोटल फ्रिक्शन पावर। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा, इन सभी का एक एक करके क्या करूंगा, फ्यूल की सप्लाई को कट करूंगा, फ्यूल की सप्लाई को कट करूंगा, या फिर स्पार्क प्लग को मैं क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा। क्लियर है? मोर्स्की टेस्ट में क्या होगा, मैं एक एक करके 1 बाय 1 सिलेंडर्स को क्या करूंगा, कट ऑफ करूंगा। और कट ऑफ करने का क्या तरीका है,
अगर आपका पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग को शॉर्ट कर दीजिए। अगर आपका डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में स्पार्क प्लग तो होता नहीं, फ्यूल की सप्लाई को कट कर दीजिए। तो यहां से आपको एक पॉइंट भी क्लियर हो चुका है कि ये वाला जो टेस्ट होता है ये SI एंड CI इंजन दोनों में यूज में लिया जा सकता है। अब देखिए, अब अगर मैं यहां पर बैलेंसिंग इक्वेशन की बात करूं, बैलेंसिंग इन द सेंस पावर का अगर मैं इक्वेशन यहां पर लिखूं तो क्या होगा, देखिए पावर का इक्वेशन होगा इंडिकेटेड पावर 1 प्लस इंडिकेटेड पावर 2 प्लस इंडिकेटेड पावर 3 प्लस इंडिकेटेड पावर 4 विल बी इक्वल्स टू ब्रेक पावर प्लस टोटल फ्रिक्शन पावर, ब्रेक पावर प्लस टोटल फ्रिक्शन पावर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, इस इंजन में फायर नहीं होने देता, मतलब फ्यूल को बर्न नहीं होने दूंगा। तो अगर इस इंजन में फ्यूल बर्न नहीं होगा तो क्या यहां पर इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस होगी? नहीं सर। जब हम फर्स्ट सिलेंडर को कट ऑफ करेंगे तो फर्स्ट सिलेंडर में इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस नहीं होगी, लेकिन स्टिल इन तीनों आपके सिलेंडर में इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस होगी और आपका इंजन प्रोपेल होता रहेगा। और जैसे इंजन प्रोपेल होगा, ये कनेक्टिंग रोड, पिस्टन और ये आपकी क्रैंक, ये भी क्या होगी? मूव करेगी। तो मतलब फ्रिक्शन तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, चाहे इसमें इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस ना हो, FP1 तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। यानी जो FP1 है, FP2 है, FP3 है, FP4 है, अभी भी इनका समेशन क्या रहेगा? FP रहेगा। अब अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट सिलेंडर को अगर मैं कट करता हूं तो कितनी इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस हो रही है? सर प्रोड्यूस हो रही है IP2, IP3 प्लस IP4। अगर इसमें इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो अब आपके यहां पर जो ब्रेक पावर मिलेगी वो कम मिलेगी। हाँ सर कम मिलेगी। यहां पर से मैं कह देता हूं BP1 मिल रही है, स्टिल फ्रिक्शन तो प्रेजेंट है ही। कहने का मतलब यह है कि जब आप फर्स्ट सिलेंडर में कट करोगे, फर्स्ट सिलेंडर में अगर आप कट करोगे, फ्यूल की सप्लाई को कट कर दो या फिर स्पार्क प्लग को शॉर्ट कर दो, वहां पर फ्यूल का कंबशन नहीं होगा, इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस नहीं होगी। स्टिल FP1, FP2, FP3, FP4 तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि तीनों इंजन के जो पार्ट्स हैं वो क्या करेंगे? फर्स्ट इंजन के पार्ट्स को मूव करवाएंगे। अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। अब मैं इस इक्वेशन को क्या कर देता हूं? माइनस कर देता हूं। कर दीजिए माइनस। अब देखिए माइनस करना है हमें, माइनस 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 माइनस, तो क्या होगा? कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। क्या बच जाएगा? देखिए आपके पास बच जाएगा इंडिकेटेड पावर 1 इक्वल्स टू BP माइनस BP1, BP माइनस BP1। मतलब जो आपकी रीडिंग में यहां पे डिफरेंस आएगा ना, पहले तो सभी इंजन को आपको क्या करना है? फायर करना है। उसके बाद अगर आप क्या करोगे, किसी एक इंजन को कट कर दोगे तो जो यहां पर ब्रेक पावर में जो डिफरेंस आएगा ना, तो जिस इंजन को आपने कट किया है ना उसकी इंडिकेटेड पावर के इक्वल होगा। सेम एज अगर मैं बात करता हूं, अगर मैंने इस इंजन को कट किया, इस सिलेंडर को अगर हमने कट किया, तो इसको जब मैं कट करूंगा तो ये चलेगा, इसको जब मैं कट करूंगा तो ये चलेगा। तो देखिए कहना चाहता हूं कि जब मैंने इसको कट कर दिया, इसमें फ्यूल का कंबशन नहीं किया, तो कौन प्रोड्यूस होंगे? IP1, IP3, IP4। अब यहां पर हमें कुछ और ब्रेक पावर मिलेगी, BP नहीं मिलेगी, BP2 मिलेगी। तो यहां पर जो रीडिंग में डिफरेंस आएगा वो इस सिलेंडर की इंडिकेटेड पावर होगी। अब अगर मैं बात करता हूं, अगर मैंने इस सिलेंडर को कट कर दिया, इस सिलेंडर को कट करने के बाद यहां पर जो रीडिंग में डिफरेंस होगा वो इस सिलेंडर की इंडिकेटेड पावर होगी। सेम अब मैं क्या करता हूं, इस सिलेंडर को कट कर देता हूं। तो जब मैं इस सिलेंडर को कट करूंगा, यहां पर जो रीडिंग में डिफरेंस आएगा वो इस सिलेंडर की इंडिकेटेड पावर की वैल्यू होगी। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके सभी सिलेंडर्स को कट करूंगा और रीडिंग में जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। तो जब मैं रीडिंग में डिफरेंस आने वाले की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, वो सभी सिलेंडर्स की मुझे क्या दे देगा? इंडिविजुअल इंडिकेटेड पावर।
अब मैं सभी सिलेंडर्स की इंडिविजुअल इंडिकेटेड पावर को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, टोटल इंडिकेटेड पावर विदाउट एनी ग्राफ, बिना किसी ग्राफ के, बिना किसी पंपिंग लॉस के मुझे विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इंडिविजुअल सिलेंडर्स की इंडिकेटेड पावर मिलेगी। और जब मैं इंडिविजुअल सिलेंडर्स की इंडिकेटेड पावर को सम कर दूंगा तो मुझे मिलेगी टोटल इंडिकेटेड पावर। अब मेरे पास टोटल ब्रेक पावर भी है, टोटल इंडिकेटेड पावर भी है, और विद द हेल्प ऑफ दैट मैं क्या कर सकता हूं, मैकेनिकल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकता हूं। वो क्या होती है, वो होती है आपकी ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर। अब मैं क्या करता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ द मोर्स की टेस्ट आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट न्यूमेरिकल आप देखेंगे कि यहां पर तो आपको थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है कि ये IP1, IP2, IP3, IP4 आ गया, नीचे IP2, IP3, IP4 आ गया। सर हम इसको वहां पर इतने कम टाइम में सॉल्व कैसे करेंगे? वहां पर आपको ये फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना। आपको ये फॉर्मूला सिर्फ मैंने इसीलिए बताया ताकि आपको पता चले द डिफरेंस इन द रीडिंग विल बी इक्वल्स टू द इंडिकेटेड पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, डिफरेंस इन द रीडिंग। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं और वो क्वेश्चन कैसा होगा देखिए। तो आइए अब हम क्या करते हैं, मोर्स की टेस्ट पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि मोर्स की टेस्ट पर कैसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मोर्स की टेस्ट पर अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन अब हम लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक बार मैं डायग्राम को रब करता हूं, तब तक आप इस इक्वेशन को एक बार वापस पढ़िए और पढ़ने के बाद क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है और आपको उसके डाटा देखकर डर लगने लग जाता है, तो हमें डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ 4-stroke petrol engine by Morse key test, following data is observed। क्लियर है? Determine the mechanical efficiency, determine the mechanical efficiency of the engine। ठीक है, और डाटा क्या है देखिए, सबसे पहला डाटा है टोटल ब्रेक पावर, टोटल ब्रेक पावर इट इज 3037 किलोवाट, इट इज 3037 किलोवाट। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं ब्रेक पावर when first cylinder is cut off, when first cylinder is cut off तो ब्रेक पावर कितनी आ रही है आपकी, 2102 किलोवाट। सिमिलर when ब्रेक पावर when second cylinder is cut off, उस कंडीशन में भी आपकी आ रही है 2102 किलोवाट। ठीक है, सिमिलरली ब्रेक पावर when third cylinder will be cut off, it will be equals to, let's take an example, 2100 किलोवाट। अब देखिए अब मैं फोर्थ सिलेंडर को कट कर रहा हूं, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ सिलेंडर को जब मैं कट करूंगा तो आपको मिलेगी से फॉर एग्जांपल 2098 किलोवाट। बस ये डाटा है आपको। अब क्या करना है आपको, देखिए आपको निकालना है इंडिविजुअल इंडिकेटेड पावर। तो इंडिविजुअल इंडिकेटेड पावर क्या होगी, डिफरेंस इन द रीडिंग। तो अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं क्या करता हूं, इनकी रीडिंग्स का डिफरेंस लेता हूं। तो जब मैं इस रीडिंग का डिफरेंस लूंगा तो आपको मिलेगी IP1। क्या मिलेगी, IP1। IP1 क्या होगी देखिए, IP1 होगी आपकी 3037 माइनस 2102, 3037 माइनस 2102। देखिए क्या आएगा, 3037 माइनस 2102। तो देखिए क्या होगा, 7 में से 2 गए 5, 3 का 3 और 30 में से 21 गए 9। तो ये हो जाएगा आपका 935 किलोवाट। इट विल बी 935 किलोवाट। सिमिलरली क्या आप IP2 निकाल सकते हो, बिल्कुल सर हम IP2 भी निकाल सकते हैं। IP2 भी कितना होगा, ये भी 2102 है, ये भी 2102 है, तो ये हो जाएगा आपका 935 किलोवाट। ठीक है, IP3 निकाल सकते हैं, बिल्कुल IP3 क्या होगा,
IP3 क्या होगा, ये 2100 है तो ये हो जाएगा 937 किलोवाट। ये क्या हो जाएगा 937 किलोवाट। IP4 निकाल सकते हैं, बिल्कुल। IP4 क्या होगा, IP4 इन दोनों का डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा 939 किलोवाट। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, IP1 भी निकाल सकते हो, IP2 भी निकाल सकते हो, IP3 भी निकाल सकते हो और IP4 भी निकाल सकते हो। तो आपके पास सभी इंडिविजुअल सिलेंडर्स की क्या आ चुकी है, इंडिकेटेड पावर आ चुकी है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट अब आपको क्या निकालना है, टोटल इंडिकेटेड पावर, दैट इज IP1 प्लस IP2 प्लस IP3 प्लस IP4, इन सभी को जोड़ना है आपको। IP1, IP2, IP3 और IP4 को क्या करना है, जोड़ना है। क्लियर है। तो जब आप इनको समअप करोगे तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, जब आप इनको समअप करोगे तो इनकी वैल्यू आएगी 935 प्लस 935 प्लस 937 प्लस 939, ये आ जाएगी आपके 3746, ये आएगी आपके 3746 किलोवाट। ठीक है, 9775510, ठीक है 3746 किलोवाट आने वाली है, 3746 किलोवाट। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से आप मैकेनिकल एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हो। नीटा मैकेनिकल क्या हो जाएगा, ईटा मैकेनिकल विल बी ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर। व्हाट इज ब्रेक पावर, टोटल ब्रेक पावर इज 3037 किलोवाट, 3037 किलोवाट डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर 3746 किलोवाट टू किलोवाट विल बी कैंसिल आउट। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी आपकी 81.07%, 81.07%। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, जब भी आपका मोर्स की टेस्ट पर क्वेश्चन आता है आपको रीडिंग्स में डिफरेंस लेना है। बस किस में डिफरेंस लेना है, रीडिंग्स में डिफरेंस लेना है। जब आप रीडिंग्स में डिफरेंस लोगे, इसका डिफरेंस लोगे तो फर्स्ट की इंडिकेटेड पावर, इसका और इसका डिफरेंस लोगे तो सेकंड की इंडिकेटेड पावर, इसका और इसका डिफरेंस लोगे तो थर्ड की इंडिकेटेड पावर, इसका और इसका डिफरेंस लोगे तो फोर्थ की इंडिकेटेड पावर। तो जब आप इन सभी इंडिकेटेड पावर को जोड़ लोगे, सम कर दोगे तो आपको मिलेगी टोटल इंडिकेटेड पावर। और जब आप रेशो लोगे ब्रेक पावर और टोटल इंडिकेटेड पावर का, तब आपको क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो यहां तक आपका मोर्स की टेस्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट, दैट इज योर मोटरिंग टेस्ट। अब हम मोटरिंग टेस्ट को पढ़ने वाले हैं। हम क्या करेंगे मोटरिंग टेस्ट में, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम क्या करेंगे, इंजन की टेस्टिंग करेंगे। यहां तक हम क्या कर रहे थे, यहां तक हम फ्यूल की सप्लाई कर रहे थे, फ्यूल की सप्लाई को कट कर रहे थे, ग्राफ प्लॉट कर रहे थे। लेकिन अब हम ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, हमें चाहिए एक्यूरेट रिजल्ट्स। हमें क्या चाहिए, एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए। तो एक्यूरेट रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज में लेते हैं मोटरिंग टेस्ट। किसको हम यूज में लेते हैं, मोटरिंग टेस्ट। तो आपका नेक्स्ट है मोटरिंग टेस्ट्स। मोटरिंग टेस्ट्स, मोटरिंग टेस्ट में सबसे पहला आपका जो टेस्ट है, पार्ट ए कह सकते हो जिसे आप, जो आपका पार्ट ए है, दैट इज योर डायनेमोमीटर। दैट इज योर डायनेमोमीटर। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ये। इसमें होता क्या है देखिए, इसमें आप क्या करोगे, आपके इंजन को डायनेमोमीटर से कपल करोगे। आपका यहाँ पर एक इंजन होगा, दिस इज द इंजन। यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, जितनी कैलकुलेशन आपको करनी थी वो करनी थी आपको मोर्स की टेस्ट में या फिर विलियम्स लाइन मेथड में। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है, बस समझना जरूरी है कि इस टेस्ट की क्या खास बात है। तो बहुत ईजी है, देखिए आप खुद मुझे बता देंगे। देखिए ये आपका क्या है, पिस्टन है, ये है आपकी कनेक्टिंग रोड, दिस इज द क्रैंक, ये आपकी क्रैंक शाफ्ट हो चुकी है। इस क्रैंक शाफ्ट से हम क्या करेंगे, डायनेमो को कनेक्ट करेंगे। किसको कनेक्ट करेंगे, डायनेमो को। तो चलो मैं क्रैंक शाफ्ट बना देता हूँ पूरा। ये डायनेमो है आपका, डायनेमो में मैग्नेट होता है, ये लीजिए मैग्नेट है। ठीक है, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। सो दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। ये आपका डायनेमो है। ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन होगी, दीज आर द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। क्लियर है, हाँ सर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है। जब आपकी शाफ्ट रोटेट होगी तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को ये क्या करेगी, कट करेगी। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को ये कट करेगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को।
तो विद द हेल्प ऑफ दैट डायनेमोमीटर, आप इसको एमीटर वोल्ट मीटर भी बना सकते हो, तो विद द हेल्प ऑफ दैट डायनेमोमीटर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपकी पर यूनिट टाइम प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर आप आगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको कैलकुलेट करोगे। किसको कैलकुलेट करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एग्जांपल से बल्ब, ये बल्ब किससे काम करता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से काम करता है। तो ये जो आपका डायनेमोमीटर होगा ना, ये डायनेमोमीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और जनरेटर देखा है ना आपने कि जब आपका इंजन चलता है तो जनरेटर भी चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अगर वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं क्या कर लूँ, मेजर कर लूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगी, ब्रेक पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी वही क्या होगी, इक्वल्स टू द ब्रेक पावर। क्यों, क्योंकि इसके शाफ्ट पर जो ब्रेक पावर अवेलेबल है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती है एज कंपेयर टू द मैकेनिकल मशीन्स, उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 95%। क्लियर है। जैसे ब्रेक पावर आपने कैलकुलेट किया, इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट किया लास्ट एग्जांपल में, उसमें मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी आई, ऑलमोस्ट 82%, 81 पॉइंट समथिंग था। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती है उनकी जो एफिशिएंसीज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। तो मैं मान सकता हूं कि जितनी ब्रेक पावर आपकी शाफ्ट पर आ रही थी वो की सारी ब्रेक पावर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एंड विद द हेल्प ऑफ द डायनेमोमीटर हम क्या कर लेंगे, उस ब्रेक पावर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो डायनेमोमीटर है इट इज़ ए टॉर्क मेजरिंग डिवाइस, इट इज ए टॉर्क मेजरिंग डिवाइस। अब देखिए ये जो मैंने इंजन बनाया है सिंगल सिलेंडर इंजन है या मल्टी सिलेंडर सर ये तो सिंगल सिलेंडर इंजन है, तो यहां पर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि इंजन मल्टी सिलेंडर होना चाहिए। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर सिंगल एज वेल एज मल्टी सिलेंडर इंजन्स। सिंगल भी यूज में हम ले सकते हैं, मल्टी सिलेंडर भी यूज में ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, मोर्स की टेस्ट में थी, वहां पर हम सिंगल सिलेंडर यूज में नहीं ले सकते थे। यहां से आपको क्या मिलेगी, ब्रेक पावर मिलेगी। क्या मिलेगी, ब्रेक पावर। आरपीएम किससे मेजर करोगे सर, टैकोमीटर से। किससे, टैकोमीटर से। तो आपको यहां से मिलेगी ब्रेक पावर। क्या मिलेगी, ब्रेक पावर। इंडिकेटेड पावर आपको डायनेमोमीटर से नहीं मिलेगी। आपको इंडिकेटेड पावर अगर हमें इंडिविजुअल सिलेंडर्स की लेनी है फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा मोर्स की टेस्ट। यहां पर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिंगल सिलेंडर या मल्टी सिलेंडर होना चाहिए, यहां पर आपको मिलती है ब्रेक पावर। क्या मिलती है, ब्रेक पावर। अब देखिए जो आपका इंजन होता है, जो आपका इंजन होता है वो कौन सी पावर प्रोड्यूस करता है, वो मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करता है। कौन सी पावर, मैकेनिकल पावर। And this mechanical power is equals to T into omega. T is the torque and what is omega? Angular velocity. ये इंजन हम किससे कपल करते हैं, डायनेमोमीटर से कपल करते हैं। किससे कपल करते हैं, डायनेमोमीटर से। ये डायनेमोमीटर क्या करता है सर, ये इलेक्ट्रिकल, यहाँ हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस करता है। और वो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है सर, होती है I स्क्वायर R। क्या होती है, I स्क्वायर R। और VI बराबर क्या होता है, R। ऐसा होता है ना, नहीं, कॉन्सेप्ट ही गलत है आपके। V इक्वल्स टू IR होता है। पता नहीं क्या क्या पढ़ते हो आप। I बराबर क्या होगा, V डिवाइड बाय R। I बराबर क्या होगा, V डिवाइड बाय R। तो पुट कर दीजिए V स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू R, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी बता सकते हो, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी बता सकते हो। तो ये T इंटू ओमेगा किसके बराबर होगा, I स्क्वायर R के बराबर होगा। तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ओमेगा इजीली कैलकुलेट कर लोगे विद द हेल्प ऑफ द टैकोमीटर। विद द हेल्प ऑफ टैकोमीटर आप किसको कैलकुलेट करोगे, n, और n से आप क्या लेके आओगे, 2 पाई n डिवाइड बाय 60। 2 पाई n डिवाइड बाय 60। तो जब आपको 2 पाई n डिवाइड बाय 60 मिल गया, दैट इज द ओमेगा। 2 पाई n डिवाइड बाय 60 मिल गया तो आपको मिल गया ओमेगा। तो जब आपके पास ओमेगा है, I स्क्वायर R है, तो आप किसको कैलकुलेट कर सकते हो, T को। एंड व्हाट इज दिस T? T इज द टॉर्क। इसलिए मैं कहता हूं डायनेमोमीटर इज ए टॉर्क मेजरिंग डिवाइस।
हम यहाँ पर इनपुट में देते हैं मैकेनिकल एनर्जी और आउटपुट में हमें मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनपुट में हमने क्या दी? मैकेनिकल एनर्जी। आउटपुट में हमें क्या मिली? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट बी को, पार्ट मोटरिंग टेस्ट के पार्ट बी को पढ़ने वाले हैं और उस पार्ट बी को हम कहते हैं मोटरसाइकिल लोड टेस्ट। मोटरसाइकिल लोड टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम इंजन को स्टार्ट नहीं करेंगे, आपका इंजन क्या होगा? बंद ही होगा। ठीक है, जो आपका पार्ट बी है दैट इज योर मोटरसाइकिल लोड टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे? अब हम इसमें इंजन को स्टार्ट नहीं करेंगे, इंजन में हम फ्यूल की सप्लाई नहीं देंगे। इंजन में हम फ्यूल की सप्लाई को या तो कट रखेंगे या फिर हमने इग्निशन स्टार्ट ही नहीं किया, चाबी हमने ऑन ही नहीं की। चाबी में लिखा होता है ना, की होती है जो आपकी बाइक में लगाते हो या फिर कार में लगाते हो, उसमें क्या लिखा होता है? इग्निशन। इग्निशन मतलब क्या होता है? फ्यूल का इग्निशन। तो हमने उसको इग्निशन मोड में नहीं लाए हैं, हमने इंजन को क्या कर रखा है? बंद कर रखा है। फ्यूल की सप्लाई हमने बंद कर रखी है। तो देखिए आपके पास इंजन है, दिस इज द इंजन। यहाँ पर क्या है? पिस्टन। ये क्या है? कनेक्टिंग रोड। ये क्या है? क्रैंक। और ये क्या है? क्रैंक शाफ्ट। इस क्रैंक शाफ्ट को हम इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट करेंगे। दिस इज योर इलेक्ट्रिक मोटर। अब हम क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रिक मोटर को इनपुट देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनपुट में हम देंगे इलेक्ट्रिक मोटर को इलेक्ट्रिक एनर्जी और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या होगा? हम इस इंजन को प्रोपेल करने की कोशिश करेंगे, फ्यूल नहीं देंगे अंदर। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किसको ओवरकम करेगी? सर इसमें जो फ्रिक्शन एनर्जी है उसको ओवरकम करेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इनपुट में इलेक्ट्रिक पावर दें तो हम एनर्जी तो मेजर कर सकते हैं ना पर सेकंड, तो वो यहां पर फ्रिक्शन पावर को ओवरकम करेगी। किसको ओवरकम करेगी? फ्रिक्शन पावर को। जैसे ही फ्रिक्शन पावर ओवरकम होती है हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर कर लेंगे, I²R, और वही क्या होगी? आपकी फ्रिक्शन पावर। लेकिन यहां पर हम इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। किसको कंसीडर कर सकते हैं? एफिशिएंसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन पावर क्या होगी? देखिए, फ्रिक्शन पावर विल बी इक्वल्स टू मोटर एफिशिएंसी इनटू इलेक्ट्रिक पावर। फ्रिक्शन पावर विल बी इक्वल्स टू मोटर एफिशिएंसी इनटू इलेक्ट्रिक पावर। ये बहुत ही ज़्यादा होती है, इसकी वैल्यू 95% से ज़्यादा होती है। ठीक है, 98, 99, 99 पॉइंट समथिंग 100 तो किसी की नहीं होती है। तो इस एफिशिएंसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इस एफिशिएंसी की हेल्प से इलेक्ट्रिक पावर को मल्टीप्लाई करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? फ्रिक्शन पावर। जस्ट एक कॉमन सेंस है, यहाँ पर आप इनपुट दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा, यहाँ पर फ्रिक्शन के कारण आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंक्रीज किया, अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, आपने और इंक्रीज किया, अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। एक टाइम ऐसा आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम हो गया और आपका इंजन प्रोपेल होने लग गया। ठीक उसी समय लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने के बाद हम क्या करेंगे? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल पावर हम फ्रिक्शन पावर को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको इंजन की टेस्टिंग पूरी समझ आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।